नमस्कार। आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी देखेंगे जिसने एक वक्त पर लगभग पूरे भारत पर अपना परचम लहराया, लेकिन फिर अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों और एक उभरती हुई विदेशी ताकत की वजह से बिखर गया। जी हां, ये कहानी है आंग्ल मराठा संघर्ष की और एक महान शक्ति के पतन की। जरा सोचिए, 18वीं सदी का वो दौर जब मराठा सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं थे, बल्कि दिल्ली में मुगल दरबार के किंग मेकर बन चुके थे। उनका दबदबा लाहौर से लेकर दक्षिण भारत तक था। लेकिन फिर आया साल 1761 और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मिली हार ने इस महान शक्ति को एक बहुत गहरा झटका दिया। और बस इसी झटके ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में अपने पैल जमाने का दरवाजा खोल दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये महान शक्ति अंदर से कमजोर कैसे पड़ने लगी। आखिर वो कौन सी दरारें थीं जिनमें से संघर्ष के बीज फूटे। देखिए, मराठा साम्राज्य का ढांचा ही अपने आप में बड़ा अनोखा था। ये कोई एक राजा का शासन नहीं था, बल्कि 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था, एक कॉन्फेडरेसी। पुणे के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोंसले। अब इस बनावट ने उन्हें एक बहुत बड़े इलाके पर कंट्रोल तो दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे घातक कमजोरी भी बन गई, इनकी आपसी जलन और दुश्मनी। असली संघर्ष की चिंगारी भड़की 1772 में, जब पेशवा माधवराव की मौत हो गई। इसके बाद तो सत्ता के लिए एक भयानक खेल शुरू हो गया। उनके चाचा रघुनाथ राव ने गद्दी के लिए अपने ही भाई नारायण राव की हत्या करवा दी। जब नाना फडणवीस जैसे बड़े मराठा सरदारों ने नारायण राव के नवजात बेटे को असली पेशवा घोषित कर दिया, तो सत्ता के भूखे रघुनाथ राव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा इतिहास ही बदल दिया। वो मदद मांगने पहुंच गए अंग्रेजों के पास। और बस यहीं से शुरू होता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध। ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं थी, ये एक लंबा, खर्चीला और ऐसा संघर्ष था जिसने दोनों ही पक्षों की कमजोरियों को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस युद्ध की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1775 में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली, जिसमें मदद के बदले में इलाके देने का वादा था। लेकिन कलकत्ता में बैठी ब्रिटिश काउंसिल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। खैर, जंग तो छिड़ चुकी थी और 1779 में महाजी सिंधिया की जबरदस्त रणनीति के आगे अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। उन्हें वडगांव में एक बहुत ही अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। इस पहले युद्ध का अंत हुआ 1782 में सालबाई की संधि के साथ। ये एक तरह से ड्रॉ मैच जैसा था। अंग्रेजों ने छोटे माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया और रघुनाथ राव को पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। इस संधि से अगले 20 सालों के लिए एक शांति तो कायम हो गई, लेकिन ये एक तूफान से पहले की शांति थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां मराठा साम्राज्य का ताना बाना सचमुच बिखरने लगा। ये है दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की दास्तां। उन 20 सालों में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। एक तरफ 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, जिसका एक ही सपना था, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। और दूसरी तरफ साल 1800 में मराठों के चाणक्य कहे जाने वाले नाना फडणवीस की मौत हो गई। उनके जाते ही एक खालीपन सा आ गया। जो अयोग्य पेशवा बाजीराव द्वितीय थे और सिंधिया और होलकर, ये सब आपस में ही लड़ने मरने लगे और मराठा संघ विनाश के कगार पर पहुंच गया। जब यशवंतराव होलकर ने पुणे पर धावा बोला और पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली फौजों को हरा दिया, तो डरे हुए बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ले ली। 31 दिसंबर 1802 ये तारीख मराठा इतिहास का एक काला दिन मानी जाती है। इसी दिन पेशवा ने बेसिन की संधि पर दस्तखत किए। ये एक सहायक संधि थी, जिसका सीधा मतलब था अपनी आजादी को बेच देना। पेशवा ने अपनी सुरक्षा के बदले में मराठा साम्राज्य की संप्रभुता अंग्रेजों के हाथ में दे दी। पेशवा के इस तरह घुटने टेक देने से सिंधिया और भोंसले जैसे दूसरे मराठा सरदार आग बबूला हो गए। उन्होंने मिलकर लड़ने की कोशिश तो की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने अपनी मशहूर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और एक एक करके सबको हराया। सिंधिया और भोंसले दोनों को अलग अलग संधियां करने पर मजबूर किया गया, जिससे उनके बहुत बड़े इलाके अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। और अब कहानी का आखिरी पड़ाव, तीसरा और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसने मराठा साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। उसका इरादा साफ था, भारत में ब्रिटिश सत्ता को सर्वोच्च बनाना। उसे बस एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना मिला पिंडारियों के रूप में। ये पिंडारी मराठा सेनाओं से जुड़े हुए लुटेरे थे।
हेस्टिंग्स ने इनके खिलाफ अभियान छेड़ने के नाम पर सीधे सीधे मराठा सरदारों को चुनौती दे डाली और उन पर अपमानजनक संधियां थोप दी। अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए मराठों ने एक आखिरी बार लड़ने की कोशिश की, पर यह कोशिश नाकाम रही। 1817 से 1818 के बीच खिड़की, सीताबर्डी और महिदपुर की लड़ाइयों में उन्हें करारी हार मिली और आखिर में जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सरेंडर कर दिया। पेशवा का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उन्हें पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। तो कहानी तो हमने देख ली, पर असली सवाल तो अब आता है, आखिर जो साम्राज्य इतना ताकतवर था वो ऐसे कैसे ढह गया? चलिए अब मराठों की हार की वजह को जरा गौर से समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी उनकी आपसी फूट। मराठा सरदारों में एक दूसरे के लिए जरा भी भरोसा नहीं था, वो तो बस आपस में ही लड़ते रहते थे। नतीजा, वो कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर एक मजबूत मोर्चे की तरह खड़े ही नहीं हो पाए। उनकी इसी आपसी दुश्मनी ने अंग्रेजों का काम बेहद आसान कर दिया। दूसरी बड़ी वजह थी उनकी आर्थिक और प्रशासनिक नाकामी। देखिए, मराठा राज्य की कमाई का मुख्य जरिया था चौथ और सरदेशमुखी, जो कि एक तरह का टैक्स था जो वो पड़ोसी राज्यों से वसूलते थे। उन्होंने जीते हुए इलाकों में कोई अच्छा नागरिक प्रशासन बनाने पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का पूरा सिस्टम कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत था। तीसरी वजह थी उनकी सैन्य और खुफिया कमजोरियां। मराठे छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस ताकत को छोड़कर यूरोप की तरह आमने सामने की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, जिसमें वो कच्चे थे। इसके अलावा अंग्रेजों का जासूसी नेटवर्क कमाल का था। उन्हें मराठों की हर चाल की खबर रहती थी, जबकि मराठे अपने दुश्मन के इरादों से बिल्कुल बेखबर थे। एक और बहुत अहम कारण था अच्छे लीडर्स की कमी। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे महान नेताओं के जाने के बाद जो मराठा सरदार आए, वो अक्सर अधूरदर्शी, अयोग्य और सिर्फ अपने मतलब की सोचने वाले निकले। उनमें एक बड़े मकसद के लिए साथ मिलकर काम करने की भावना ही खत्म हो चुकी थी। और आखिर में हमें यह भी मानना होगा कि सामने वाला दुश्मन कमजोर नहीं था। अंग्रेज कूटनीति में, सैन्य रणनीति में और लीडरशिप में मराठों से बहुत आगे थे। साथ ही मराठों की लूटमार वाली नीतियों ने राजपूत, जाट और सिख जैसी दूसरी भारतीय ताकतों को भी उनसे दूर कर दिया था। इसलिए जब वक्त आया तो इस बड़ी लड़ाई में मराठों का साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। मराठों का पतन सिर्फ एक खानदान की हार नहीं थी, ये असल में भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ी आखिरी बड़ी भारतीय शक्ति का अंत था। आपसी फूट, कमजोर प्रशासन और दूर की सोच ना रखने की वजह से वो साम्राज्य खत्म हो गया जिसने कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का सपना देखा था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या होता अगर मराठा सरदार आपस में लड़ने के बजाय एकजुट हो जाते? क्या एक यूनाइटेड मराठा कॉन्फेडरेसी भारत के इतिहास का रुख बदल सकती थी? सोचिएगा जरूर।